हेलो दोस्त, हेलो बच्चों, और सब ठीक? आप यूं ही एक्टिव बने रहिए और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और इसी के साथ जो आप देख रहे हैं कि इससे जो बिफोर वीडियो है उसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के आए थे। विलियन के अणुसंघ गुणधर्म की बात थी और ये उस सॉल्यूशन के अणुसंघ गुणधर्म में से चौथा है, लास्ट है। इसके बारे में आप आज जानना चाहेंगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होगा। नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब को समझने के लिए हमें पहले ऑस्मोसिस को समझना होगा। परासरण क्या होता है, इसके साथ कुछ और भी पॉइंट हमको समझने पड़ सकते हैं। सारी बातों को समझे इससे पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को एक बार वापस जानना चाहेंगे। जानते हैं आप, देखिए मैं आपके सामने 3 पात्र ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं? 3 पात्र, 3 गिलास कहें, ठीक है? तो मान लीजिए एक गिलास में, आप तो गिलास ही समझ लो, घरेलू और क्या है, केवल ओनली जल भरा है। दूसरे में मान लीजिए कि 5 ग्राम शक्कर मिला दी जाती है। किसमें? जल में है, तो जल में मिलाया जा रहा है। यहां पर केवल जल है और यहां पर 5 ग्राम शक्कर प्लस जल कह सकते हैं। और इसमें जो जल लिया है उसमें कितना मिलाएं? जल में मिला रहे हैं। इसमें 5 ग्राम मिलाया और इसमें मिला दी 10 ग्राम शक्कर। ठीक है, मजा आएगा, पानी मीठा बनेगा। आप कौन सा पिएंगे? तो देखिए, जहां हमने कह सकते हैं जल, तो पता ही है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 ग्राम जहां शक्कर डाल दी, अब हम इसका नाम बदल सकते हैं। जब केवल जल था तो क्या नाम देंगे? इसमें केवल और केवल क्या है बोलो? विलायक। विलियन की भाषा में विलायक है ना, विलायक है। और यहां जो 5 ग्राम या 10 ग्राम शक्कर मिलाई, अर्थात हमने विलेय पदार्थ को मिलाया, तो हम क्या कह सकते हैं बोलो? विलियन कहेंगे। शक्कर मिलाने से पानी कैसा होता है? मीठा। तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो? मीठा जल। मतलब जल के साथ मीठा बने, वो किस लिए है? शक्कर की वजह से है। और ये कैसा है? इसमें भी शक्कर है, तो ये भी कैसा जल है? मीठा जल। मीठा जल अर्थात ये बोलो कैसा है? एक सेकंड अभी रुको, पहले इन मीठा जल में अंतर देखें। क्या दोनों एक जैसे हैं? अगर 2 जनों, जैसे आप 2 जने हैं, वो दोनों को कहा जाता है कि भाई एक गिलास उठा लीजिए। तीनों में से एक गिलास उठा लो, तुम 2 जने हैं, तीसरा मेरे लिए रह जाएगा। तो आप, मुझे लग रहा है कि इतनी ईमानदारी तो नहीं करेंगे। आप जरूर सोचेंगे कि सबसे पहले जो ना उठाएगा वो कौन सा वाला उठाएगा? 10 ग्राम शक्कर पड़ी उसको उठाएगा, मजा उसी में आएगा। दूसरे वाले नंबर का भी इसमें से इसको उठाएगा। तो इसको सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि देखिए इसमें कोई स्वाद नहीं है, केवल पानी है। मीठा चाह रहे हैं तो वो मीठे वाला पैसा ये ज्यादा है। ये तो हम दोनों में क्या अंतर कर पा रहे हैं कि 5 ग्राम शक्कर है, पानी बराबर है, इसलिए कैसा है? कम मीठा है। पूरी बात समझना, ये विलियन का संक्षिप्त है एक तरह से। ये कैसा है बोलो? अधिक मीठा जल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये विलियन है, ठीक है। एक और बात ध्यान दो, कई तरह से समझ सकते हैं। ये विलियन नहीं है, क्लियर है। यहां हमने शक्कर मिलाई, कम मिलाई, मीठा कम हुआ, तो यहां हम कह सकते हैं कि विलेय। शक्कर किसके रूप में बोलो? विलेय के रूप में है या विलायक के में? विलेय के रूप में है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कम विलेय। प्लीज ध्यान देना, विलेय की मात्रा कम, ठीक है। विलेय की मात्रा कम, बोलना नहीं,
कम, और यहां पर विलेय की मात्रा अधिक है। आप ध्यान दें, जैसे आपने समझा कि मीठा ज्यादा है अर्थात विलेय पदार्थ का असर जिसमें ज्यादा हो, ऐसा विलयन, या यूं कहें जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, अधिक होती है, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अधिक सांद्र विलयन कहते हैं। अधिक सांद्र विलयन कहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें विलेय की मात्रा कम है उसको हम एक तरह से या तो कम सांद्र विलयन कहो, पूरी बात ध्यान देना, थोड़ा सा जानने के लिए है, या तो आप कम सांद्र विलयन का नाम कह सकते हो, ये एक को अधिक सांद्र कहो, और डायरेक्ट अगर आप कम अधिक शब्द का प्रयोग न कर सकते तो एक काम और कर सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें से एक विलयन तनु है और एक विलयन सांद्र है। वन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो आप इसमें से तनु विलयन किसको कहेंगे? जिसकी विलेय की मात्रा कम हो वो डाइल्यूट तनु विलयन कह सकते हैं, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसको सांद्र विलयन कहते हैं। ये देखिए ऐसी बात नहीं है, इसको जानते आप अच्छी तरह से हैं, बट कहीं कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है, कौन सा अधिक सांद्र है, कौन सा अधिक कम सांद्र है, कौन सा कम तनु है, कौन सा अधिक तनु है। तो ये हम विलेय की मात्रा देखिए कितनी है इसमें, विलेय की मात्रा 0, जहां 0 है तो केवल विलायक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। विलेय की मात्रा कम हो ज्यादा हो बट नॉट 0 तो समझ लीजिए वो सॉल्यूशन है। यहां पर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी? विलेय कितना है? नॉट 0, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। जहां 0 नहीं हो तो वो सब किसमें आएंगे? ये नो सॉल्यूशन और हियर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलयन बनेगा। अब इसमें फिर हमें देखना होता है कि इसमें कौन सा विलयन तनु होगा, कौन सा सांद्र होगा, या कौन सा विलयन कम सांद्र होगा, कौन सा अधिक सांद्र होगा। ये बात थोड़ी समझने के लिए थी। अगर इस तरह से हम 10 गिलास रख देते हैं, सब में शक्कर अलग अलग मात्रा मिलाते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप 10 गिलास में भरे हुए मीठे पानी में अंतर कर सकते हैं कि कौन सा अधिक सांद्र विलयन होगा, पानी होगा, और कौन सा विलयन कम सांद्र होगा। बस ऐसा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस बात की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्लीज ध्यान रखना, कम विलेय, नो विलेय, बार बार बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी। नो विलेय, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूट, नो सॉल्यूशन। लेस सॉल्यूट मतलब कम विलेय, कम विलेय तनु विलयन, अधिक विलेय पदार्थ सांद्र विलयन। ये आप कीप इन माइंड, तो अच्छी तरह से इसको कर लेना, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर मैं वापस कुछ लेने वाला हूं, गिलास कांच के लेने ताकि दिख जाए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पदार्थ डाल दिया है। यदि कभी आपने देखा हो तो कॉपर सल्फेट नीले से रंग का होता है, KMnO4L डार्क ब्लू कलर्ड होता है, वायलेट कलर में होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो हमने नमक और फिटकरी की बात नहीं की है क्योंकि उनमें रंग नहीं होता है। मैंने कोई भी इस तरह से, जैसे रंग ही कह सकते हैं आपको, रंग तो सब समझते हैं, रंग की चुटकी डाल दो, और उसमें डालने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं जैसे कॉपर सल्फेट बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, अपन थोड़ा बोलना चाहेंगे। कॉपर सल्फेट ठोस डाला है, कैसे डाला है? ठोस। इसमें मिलाया वाटर ऑफ इंडिया, क्या चीज? वाटर ऑफ इंडिया। आइए जल मिलाएंगे, मिलाते रहोगे, मिलाते रहोगे, मिलाते रहोगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कहीं हल्का गहरा, कहीं ज्यादा गहरा लगेगा। आफ्टर सम टाइम्स मिलाने के बाद, हिलाने के बाद, जैसे भी कुछ करना है, और उसको आप गिलास को रख दीजिए, रख दोगे आप।
धीरे क्या होगा, बार बार देखते देखते या मिलाते मिलाते ऑटोमेटिकली ये तब तक इसका रंग ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक पूरा विलयन एक जैसा नहीं हो जाएगा। इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। याद होगा, जहां पूरा रासायनिक मिक्सचर एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए, तब हम उसको क्या नाम देते हैं? समांगी कहते हैं। अब बात यह है कि समांगता आई कैसे? ये जो बाद में विलयन बनेगा वो कैसा हो जाएगा? नीला विलयन हो जाएगा। अर्थात विलयन का जो रंग है वो किस प्रकार का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। नीले रंग का हो जाएगा तो नीला रंग हुआ किससे? मैंने कहा कि इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? ब्लू कलर्ड होते हैं। तो इसके कण धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे यहां पर मैंने रखा तो एक जगह था ना, कहां पर था? मैंने रखा एक जगह था, लेकिन ये सारे कण बिखर गए। तो जहां मात्रा इसकी बहुत अधिक थी, धीरे धीरे पानी मिलाते गए और पानी मिलाने के साथ, क्यों कह सकते हैं, वो पदार्थ था पहले यहां रखा था, पानी मिलाने के साथ उस पानी में ये गति करते रहे, घूमते रहे और पूरा कॉपर सल्फेट पूरे गिलास के पानी में फैल गया। जहां देखो वहां एक जैसा, नीचे भी बराबर, ऊपर भी बराबर, दाएं भी बराबर और बाएं भी बराबर, चारों तरफ कैसा होगा? बराबर एक जैसा लगेगा, बिल्कुल बढ़िया नीला कलर। तो हमने क्या देखा? हमने क्या इसमें मालूम किया कि जो पदार्थ हमने यहां रखा था, धीरे धीरे वो किस दिशा में उसके कणों ने गति की? जहां उस पदार्थ के कणों की संख्या मात्रा बिल्कुल नहीं थी, उस दिशा में उन्होंने गति की। और जहां कहां से गति की? जहां पर उस पदार्थ की मात्रा अधिक थी। यहां हम अमाउंट, मात्रा को किस संदर्भ में प्रेजेंट करते हैं? सांद्रता के रूप में। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की तरफ अपने आप गति करते हैं, अपने आप गति करते हैं, ठीक है, स्वतः गति करते रहते हैं। इस क्रिया को हम क्या नाम देंगे? ठीक है, इस क्रिया को हम बोलते हैं, ध्यान दें, ये पूरा विलयन बना कौन सी क्रिया से? डिफ्यूजन, विस्तरण कहते हैं, फैलना। इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि विलेय पदार्थ के कण ही ऊपर जाएंगे, जल के अणु भी तो वो गति ऊपर नीचे करते रहेंगे। इसका अर्थ जो हमने, ये कॉपर सल्फेट था, वो किसके रूप में था? यहाँ पर बोलो विलेय के रूप में। और जल लिया है वो किसके रूप में? बोलो विलायक के रूप में। तो जब मिलाएंगे तो क्या होगा? पानी के अणु भी भागेंगे और विलेय पदार्थ के कण भी गति करेंगे। और ये तब तक गति करते हैं जब तक पूरी एक समांगी मिश्रण प्राप्त न हो जाए। और उस क्रिया का नाम क्या है? विसरण। So how can you define? बहुत सिंपल, विलेय एवं विलायक अथवा विलायक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं। विलेय हो विलायक के कण का उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की तरफ यदि गति करते हैं, की ओर गति करते हैं, उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। और इस क्रिया के लिए कोई हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी ऐसे माध्यम की जरूरत नहीं होती जैसे किसी को छानने के लिए हम फिल्टर पत्र या चल्ली का प्रयोग करते हैं, जिसको हम यहाँ चलित मीडियम कहते हैं। तो उसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती है। ये विसरण मैंने आपको थोड़ा जानकारी के लिए बताया है, क्योंकि इस चीज को याद रखना, इसके साथ हम कुछ अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। विसरण को जानते हैं तो परासरण को समझना बहुत आसान। कैसे? यहां बीच में एक मीडियम लगा देता हूं, तो इस तरह बढ़िया डिजाइन बना दी है मैंने आपके लिए। ये क्या है? आपको लग रहा है कोई दीवार, कोई पर्दा लगा दिया है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। ये कितने छोटे हैं? हमारे देखने के लिए नहीं है,
उसका नाम क्या होगा थोड़ी देर में जानेंगे आप। इसके दो भाग कर दिए एक पात्र में, और पात्र के दो भाग करने के बाद इसमें मान लीजिए कि पानी भर दिया है, दूसरी तरफ भी मानो पानी भर दिया है, लेकिन इसमें कुछ मिलाएंगे, अभी क्या है देखिए, वही शक्कर मिला दो, मिला दी। तो एक तरफ आप कह सकते हैं शुद्ध जल, प्योर वाटर, और एक तरफ आप कह सकते हैं कि मीठा जल या शक्कर का घोल, शक्कर का विलयन, शुगर सॉल्यूशन। शक्कर का जो विलयन है मीठा पानी है। अब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले कुछ पहले बताया था, जहां शुद्ध जल है वहां विलय कितना है, 0, नो अमाउंट। जहां शक्कर का विलयन है वहां विलय है तो सही, या कह सकते हैं कि अगर दूसरा होता तो, और विलय 0 नहीं है, विलय है, नॉट 0। आपको केवल यह पूछा जा रहा है कि विलय की मात्रा किस में ज्यादा है, 0 वाले में, नॉट 0 वाले में। सीधी सी बात है, यहां विलय अधिक है। यहां कह सकते हैं दूसरा अर्थ और भी होता है, यहां विलायक अधिक है क्योंकि केवल विलायक ही है, और यहां पर विलायक है वो कम है, क्योंकि यहां शुद्ध जल था तो विलायक ही विलायक है। कितना? 100%, 100%। यहां पर शक्कर मिला दी तो विलायक पानी की मात्रा 100% होगी क्या? नो, कम होगी। अर्थात हम कह सकते हैं विलायक कम। और इसी का उल्टा अर्थ क्या होता है, जहां विलायक अधिक होता है वहां विलायक कम होता है, जहां विलायक कम होता है वहां विलेय अधिक होता है। याद रखना है, ये दोनों बातें बहुत काम आएंगी। ये एक ऐसा माध्यम है जिसको हम बोलते हैं SPM, नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहते हैं, प्लीज ध्यान रखना, सब अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके जो छिद्र हैं, पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो पोर्स है, छिद्र है, उन छिद्रों में से केवल और केवल, ये झिल्ली कैसी होती है ध्यान देना, इसमें से कौन से कण पार हो सकते हैं? इसमें से विलायक के कण तो गुजर सकते हैं, परंतु विलय के कण, ये सारी चीज आप पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सो दिस मेम्ब्रेन do not allow the passing of the solid particle, it allows only passing of the solvent particles from one solution to the another solution। तो समझ में आ गई केवल किसकी इजाजत है? आप कह सकते हैं, दिमाग में रखो, पानी को इजाजत है और किसी को नहीं। पानी का मतलब पानी से नहीं है, पानी की जगह का कोई भी और विलायक होता है तो उसको भी परमिशन है। क्यों? आप जानते हैं कि इसके कण का आकार छोटा होता है, इसके कणों का आकार बड़ा होता है, बस यही वजह है। तो इसमें से कौन निकल सकते हैं? विलायक। तो देखिए इस साइड में जो विलायक है जल है, तो इसका मतलब जो विलायक के कणों की बात करें तो हम यूं कह सकते हैं ये कण विलायक के हैं, इस साइड में भी, दोनों साइड में है। अब जो विलय की बात है, ये तो मैंने बनाने के हिसाब से बनाया है, अगर वास्तव में देखेंगे तो इसके कणों का आकार क्या होगा? बोलो, इससे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा, मुझसे, तुमसे, किसी से नहीं, विलायक के कणों से बड़ा होगा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए छिद्र कैसे हैं। इंसानों के घर में या मकान में जो दरवाजे होते हैं उसमें से इंसान निकल सकते हैं, हाथी नहीं। कारण वो आएगा ही। तो समझ लो कि यहां जल, घर, ये मकान है अपना, और जल हम हैं तो हम ही जा सकते हैं, और हाथी को कहेंगे चल भाई
नहीं जाएगा क्योंकि उसको जगह मिलेगी नहीं, या तो तोड़ देगा। तो वही वाली स्थिति है, कैन नॉट परमिट। तो प्लीज छिद्रों के साथ बताइए, बोलो ये जल के अणु क्या करेंगे, इधर पार हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर। तो देखो इधर से तो पार हो ही सकते हैं, कौन? ये जो जल के अणु है इधर से पार चले जाएंगे, इधर के इधर पार हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आना और जाना, आना और जाना, आ सकते हैं तो जा सकते हैं, ये तो कहीं भी किधर से भी जाएं, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। जब देखिए ये बड़े हैं, ये भाई साहब आए और भाई साहब गए, ये कौन से? वो हाथी वाले भाई साहब। तो हाथी भाई साहब जाएंगे तो एक आपने वो देखा तारक मेहता का चश्मा, उल्टा चश्मा देखा होगा ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाथी भाई आते हैं, तो वही है, ये वही हाथी भाई है, मुलाकात हुई थी हमारी एक बार। तो वो हाथी भाई यहां से जाएंगे, आपको पता है कि इसका कण का आकार, तो हाथी भाई नो परमिट्स दिस मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ। क्या बात है भाई, ऐसे नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है, तो ये नहीं पार हो पाएगा। तो ये तो निश्चित क्लियर हो गया है कि इस अर्ध पारगम झिल्ली में से केवल और केवल विलायक के कण जा सकते हैं। अब ध्यान दो, इधर तो विलायक के कणों की संख्या ज्यादा है और इधर विलायक के कणों की संख्या कम है। तो देखो होगा क्या, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? इधर से एक आएगा, इधर से दो जाएंगे, इधर से एक आएगा, इधर से दो जाएंगे। क्यों? अरे भैया यहाँ तो कह जाएगा इधर तो पहले से बहुत संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ तो चीन और इंडिया हो रहा है और यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन हो रही है, तो सीधी सी बात है जनसंख्या होगा, वो लोग कम जनसंख्या वाले से अधिक में भेजने, या अधिक जनसंख्या वाले से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में भेजना चाहिए। इसीलिए जल के अणुओं का क्या प्रभाव होगा? इधर से गति ज्यादा होगी और उधर से आने वालों की संख्या कम, जाने वालों की संख्या ज्यादा, और परिणाम क्या निकलेगा बोलो? अमेरिका 4 जने जाएंगे और उधर से अमेरिका से 2 जने इंडिया में आएंगे। हिसाब किताब क्या निकला कि 2 भारतीय अमेरिका गए, कारण अरे यहां के 4 भारतीय अमेरिका चले जाएं और 2 भारतीय जो पहले से रह रहे हैं वो आ जाए कोई, तो हमें क्या मतलब, कोई कोई जाओ, लेकिन परिणाम क्या निकला कि 2 भारतीय अमेरिका चले गए, क्योंकि 2 का हिसाब किताब तो बराबर। तो प्लस माइनस कितना हुआ? इसका हमने मतलब ये देखा कि इधर के विलायक के अणु आए सही, लेकिन इधर से भी गए पर इधर से ज्यादा गए, तो नेट रिजल्ट क्या रहा? एक का हिसाब बराबर। तो हमने परिणामी रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? केवल हम ये जानना चाहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो परिवर्तन होगा कहां से होगा? इस दिशा में दिखेगा, उस दिशा से आए कि नहीं आए, लेकिन इधर से जाएंगे जरूर। अर्थात कह सकते हैं कि जहां पर विलायक की अधिक सांद्रता, अधिक मात्रा का मतलब अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता होती है और विलायक कम सांद्रता वाला होता है विलायक की, तो बस यही याद रखना है, पूरी बात समझने की कोशिश करें। बोलो विलायक के कण जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं और किसके माध्यम से जा रहे हैं, ये 3 बातें याद कर लो। पराशर की परिभाषा कंप्लीट। बस 3 शब्द पर ध्यान रखना है, इनमें गलती कर दी तो फेल। अब बोलिए, बोलो विलायक के कण, विलायक के कण, विलायक के अणु। हाँ जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा में से होकर, मैंने कहा था विलायक की अधिक सांद्रता से विलायक की कम सांद्रता वाले विलयन में गति करते हैं। कौन? विलायक के अणु सर्द पारगम झिल्ली के माध्यम से या के द्वारा विलायक की अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक की कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बस दिस प्रोसेस को हम परासरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब आप देखिए, अगर हमने यहां पिस्टन लगा रखा है, थोड़ा सा आगे समझें, यहां हमने पिस्टन लगा दिया, इस पिस्टन को हम कह सकते हैं P1 ऊपर से दबा रहे, 1 2 3, इधर से भी लगाओ 1 2 3, P1 और P2। तो बताइए
इधर से क्या होगा, उधर जाएगा, तो ये इधर से नीचे घटता हुआ आएगा। मान लीजिए कि पिस्टन घटते घटते इसमें कितना नीचे आ गया, माना कि x दूरी पर नीचे आएगा कि नहीं आएगा। पिस्टन इधर क्या होगा, इधर का पिस्टन ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इस क्रिया में जो विस्थापन होगा वो किसके द्वारा हुआ, बोलो। ये विस्थापन किसके माध्यम से हो रहा है, परासरण के द्वारा हो रहा है। और ये परासरण के द्वारा हो रहा है, तो जब यहां से जाएगा, जैसे आप भीड़ पे चलते हो प्रेशर पड़ता है कि नहीं, तो ये परासरण की क्रिया हुई और इधर से नीचे पिस्टन आया, उधर से गया, तो बोलो ये धक्का नहीं लगाएगा ये विलियन, जय श्री राम उठाएगा, जय हनुमान। तो जब इसको उठाएगा तो क्या होगा भैया, दाब पड़ेगा कि नहीं है। लक्ष्मण बूटी ला रही है तो बाहुबली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब दाब लगेगा, और वो दाब किसकी वजह से लग रहा है, किसकी मेहरबानी से, परासरण की वजह से दाब लगा, इसलिए उस दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। बात समझ में आई होगी। तो क्या जो परासरण की दाब की परिभाषा है वो क्या निकल के आती है कि जब देखो परिभाषा परासरण की आपने पहले समझ लिया, अब केवल दाब के बारे में कहना है। तो परासरण की क्रिया के समय जो दाब उत्पन्न होता है, जो दाब उत्पन्न होता है उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। बस अगर इसकी उल्टी परिभाषा एक बार और दूसरी तरह से देना चाहें तो और भी दे सकते हैं। ये पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इधर से x क्या होगा, माइनस होगा, और इधर से x प्लस में हो गया, पिस्टन की दूरी ऊपर बढ़ जाएगी। हमको क्या करना है, वापस अपनी मूल अवस्था में लाना है। इट मींस x इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या करेंगे, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और ऊपर से दबाया जाएगा, ठीक है। कभी आपने वो देखा है ना, गार्डन में जाते हैं बच्चे झूलते हैं, झूला होता है ना, एक तरफ छोटा बच्चा बैठ जाए, एक तरफ तुम बैठ जाओ, तो क्या होगा, तुम बैठोगे तो वो झूला, और उधर 3-4 लड़ जाए, 3-4 बच्चे तो फिर आप ऊपर, वो स्थिति होती है। तो एक बार ये ऊपर उठ गया ना, अब इधर से दाब लगाएंगे, इतना दाब लगाएंगे दोनों बैलेंस में हो जाए। सो क्या होगा, अगर वापस हम इस परासरण की क्रिया, लेकिन इधर से दाब लगाएंगे तो ध्यान रखना परासरण की दिशा क्या थी, बोलो ये, और बल किधर से लगा रहे हैं, विपरीत दूसरी दिशा से, लेकिन इतना बल लगा रहे हैं कि परासरण की क्रिया रुक जाए। रुकने का मतलब कि x जो विस्थापन है पिस्टन में वो ना तो कम हो ना ज्यादा हो, ना तो पिस्टन नीचे जाए और ना पिस्टन ऊपर आए। इधर का पिस्टन नीचे गया, उधर का उठ गया, हमने केवल क्या किया, तो जितना उठा था उतना वापस ले आए। हमने ओवर स्मार्ट नहीं बने, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जितना कहा जा रहा उतना वही लेवल पे लाना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए दूसरी परिभाषा कैसे निकल के आई। परासरण क्रिया के समय, परासरण क्रिया के समय पिस्टन के द्वारा लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। इधर से दाब लगाए तो परासरण क्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। ये वाली क्रिया है रुक जाएगी बस। तो परासरण की क्रिया के समय पिस्टन द्वारा लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। To stop the osmosis, the pressure applied from the piston, उसको क्या कहेंगे, परासरण दाब। अब आपकी समझ में आ गया, इस तरह से परासरण दाब को हम डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको परासरण के बारे में बताया था, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। देखिए इस पर हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, आपने सुना होगा, यूरिन ब्लैडर, पिग ब्लैडर, सुअर की जो मूत्राशय वगैरह है उनको क्या क्या बना, वो नेचुरल है, वो तो पहले से भगवान ने बनाई है। हमारे सबकी यूरिन ब्लैडर एनिमल्स के वो क्या है, एनिमल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर कह सकते हैं, भगवान की कृति है, वो बनी हुई है। माँ बाप माँ के गर्भ से आते तभी बनती है, इसका मतलब वो हम नहीं बनाते, ऐसी नेचुरल। अगर हम जिनको प्रयोगशाला में बनाते हैं ऐसा काम, इस प्रकार के यंत्र के लिए, जो उसको हम
अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में काम करे तो उसको कृतन कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अर्ध पारगम झिल्ली का नाम वो है जो अपने में से केवल विलायक के कणों को गुजरने दे और परमिट। बाकी सारी चीज आप पहले से जानते हैं। तो एक इसकी उल्टी क्रिया भी देख लो। हालांकि कुछ चित्र में ज्यादा कुछ हो गया, उसी चित्र की बात कर रहे हैं, वैसा ही प्लांट बना रहे हैं। पुराना हो गया था, नया बना रहे हैं, बना दिया नहीं, क्या दिक्कत है? हाथों का खेल है, तो बनाने में क्या तकलीफ। चलो, ये वही सिस्टर हैं और वही, चलो वापस मैंने बना दिया ये, और इस तरह से वही। अब हम क्या जानना चाहते हैं देखिए, वापस लिख देता हूं, पूरा वही कॉपी ले ली मैंने वापस। इस व्यवस्था होगी यहां पर। बोलो ये विलियन है, और इधर अगर मैं पानी की बात करूं तो इधर कैसा है? बोलो प्योर वाटर ऑफ इंडिया। और इधर थोड़ा चेंज करके लेता हूं, सी वाटर। जानते हैं समुद्र का पानी है, तो इधर से समुद्र का पानी भर लाए, और इधर प्योर वाटर। समुद्र का पानी है तो आप समझते हो कि इसमें क्या होगा? बोलो सॉल्ट होंगे कि नहीं, जैसे NaCl वगैरह लवड़ घुला होगा कि नहीं, और भी लवड़ होंगे कि नहीं, और लवड़ घुले होंगे तो इसका मतलब है कि विलेय पदार्थ वो होगा कि नहीं। और यहाँ प्योर वाटर है तो ओनली सॉल्वेंट विलायक है, वहां लवड़ घुले हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, लवड़ों की वजह से होता है, इसका मतलब ये विलियन है। समझ में आ गई? विलायक की मात्रा इधर अधिक है, ये पहले सब चीज क्लियर है। अब बोलो बताओ, अगर जब परासरण की क्रिया हो रही थी तो जल के अणु बोलो किधर गति कर रहे थे? यदि परासरण होता है तो ठीक है, विलायक के कणों को वैसे हम किससे व्यक्त करते हैं? शुरू में मैंने आपको बताया है, ए से। अर्थात ए के कण कहां जाएंगे? इस विलियन की तरफ यूं गति करेंगे विलायक के कण। चूंकि ये तो था परासरण, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं, जिसका मैं नाम लिख दूं, उसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम शब्द जानते हैं, तो एक तो ऑस्मोसिस होता है और एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और रिवर्स आपने गाड़ी लगा दी, फोर व्हीलर चलाते हैं तो रिवर्स गियर लगाते, तो क्या मतलब? आगे जाती गाड़ी या पीछे? पीछे, तो बस रिवर्स ही डालो गियर, भगाओ पीछे। ये विलायक इधर जा रहा था, इसको इधर भगाना है। एक तो काम क्या था, ध्यान दो प्लीज। अगर इस पर हम कुछ पिस्टन नहीं लगा रहे, पिस्टन तो लगे हैं लेकिन दाब की बात है कितना, इसको छोड़ दिया तो विलायक के कण कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? इस डायरेक्शन में थे। फिर हमने क्या किया? उसको रोक भी दिया, नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। ये कर सकते, ज्यादा दाब लगाया तो ठीक है, ज्यादा दाब लगाया तो क्या हुआ? इसका आना रुक गया। पहले आ रहा था, विलायक के कण आ रहे थे, अब की विलायक के कण आने से रोक दिए, भाई न जाओ न आओ। तो अब क्या करे? बाहुबली ने ताकत लगा दी ज्यादा, एक ही मारी लात और आर पार। जब इधर आ रहा है, आपने देखा होगा फिल्म में, एक ही मांग, तो वो ये इसकी ताकत तो थी, उधर जा रहा था, और बाहुबली ने कैसे झटका लगाया कि खुद आने से रोक दिया और अपने पार और कर दिए। तो इसने देखिए, जहां जल के अणु कम सांद्रता की तरफ थे, मात्रा कम थी, जनसंख्या ज्यादा कम थी, और इधर जनसंख्या ज्यादा थी, ज्यादा से कम की तरफ, और कम वाले ने ताकत लगाई तो कम वाले से ने अधिक की तरफ। ये बिल्कुल दिशा कैसी लग रही है आपको? परासरण की उल्टी दिशा है ना, लग गया रिवर्स गियर। इसलिए विपरीत परासरण, प्रतिलोम परासरण, विक्रम परासरण, और इसको रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुना होगा। आरओ आजकल लग रहे हैं, आरओ वाटर प्यूरिफायर्स, एक्वागार्ड्स, प्यूरिट,
ये सारे सब क्या हैं? ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट हैं जो वाटर को क्या कहते हैं, फिल्टर हो रहे हैं, डिस्टिल वाटर हो रहा है। ये तो अपने जो घरेलू जो प्रयोग है, एक्वागार्ड वगैरह है, ये सब क्या है? ये तो बहुत मेनी प्लांट ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस हैं, क्योंकि केवल अपने घर के लिए यूज हो पा रहे हैं। इसका जो मेन है, जहां पर जो मैराइन कंट्रीज, मैराइन जो सिटीज, टाउन्स, जहां पर जो नदी, जहां पर जो समुद्र के इलाके में जो बड़े बड़े नगर हैं, वहां जो प्योर वाटर की सब मात्रा नहीं है, खारा पानी खूब है और समुद्र से सीधा पानी मिल रहा है, तो वहां को क्या करना है? प्यूरिफाई करने के लिए वहां बड़े बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाते हैं, तो पूरी नगर की सप्लाई करे, जैसे वाटर वर्क्स की तरह वो होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से प्लांट लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरा कहने का मतलब था कि प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं? जब विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करते हैं, तो इसे व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। या सिंपली यूं कह सकते हैं कि परासरण की विपरीत क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। लेकिन क्या है कि देखो, ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पर सही बात जरूर है, लेकिन कहने का ये परिभाषा, लिखने का तरीका समझने में तो ठीक है। अगर आप पेपर में आप लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, पेपर में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे। कैसे? ठीक है, दो लेडी जा रही हैं, कौन? दो लेडी जा रही हैं, और उस लेडी दोनों में से एक, मान लीजिए आपकी मम्मी है, और आपका फ्रेंड पूछता है कि ये दो लेडीज में से यार कि मेरी मम्मी जा रही है, दो जा रही हैं, तो दो मम्मी तो होने से नहीं, तो आप कहेंगे इनमें से एक मेरी मम्मी है, तो आपका जवाब क्या होगा? या तो सीधा होगा या उल्टा देंगे। आप कहेंगे देखो ये वाली जो है ना, एक लेडीज है, ये जो चल रही है, ऐसी ये धोती पहनी है, जो ये ड्रेस है, कि ये वाली है, इसके बगल में जो चल रही है वो मेरी मम्मी है, तो टेढ़ा जवाब हो गया ना। तो सीधा क्यों नहीं कहता है कि यार ये वाली मेरी मम्मी है? तो बोलो कौन सी बात सही लगेगी? वही सही लगेगी कि ये वाली है ना, जो ये वाली साड़ी पहने वो मेरी मम्मी है, उनके हाथ में बह गई क्या जो भी है। आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? ठीक है, एक मेरी से बात है, मैं थोड़ी बीच में सुना देता हूं। मैं जैसे उसमें बाड़मेर गया था एक बार 96 में, वहां पर बीच में क्या हुआ, ट्रेन में बैठे थे और वहां पर एक लड़का था, वही बाड़मेर के आसपास का गांव का था, और मेरे पास एक मेरे मामा जी के फ्रेंड थे और वो भी साथ में थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, धौलपुर से थे। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे वो वहां बात कर रहे थे तो वहां पर एक लेडीज बैठी थी और उसके पास वो लड़का बैठा था। अब एक जो जैसलमेर साइड का ट्रेन से जा रहे थे, तो उसने पूछा, वो बात करते करते से आते हैं, तो उसने पूछा कि भाई जो लेडीज है वो कौन है? लेडीज है वो कौन है? तो उसने जवाब क्या दिया? अच्छा जवाब तो नहीं था, लेकिन थोड़ा उसके जवाब का देने का तरीका है, समझो क्या है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग शो करता है कि उसने क्या कि ये मेरे पापा की बीवी है। क्या कहा था? ये मेरे सामने की बात है कि मेरे पापा की, और कहा तो उसने थोड़ा सा इस रूप, ये तो मैंने अपनी भाषा में समझा रहा हूं, उसने राजस्थानी मेवाड़ी भाषा में कहा था, वहां की भाषा तुम जानते हो, तो उसे साथ सुना होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा, पर उसका मतलब तो सीधी कहा था कि मेरे पापा की बीवी है, तो मेरे पापा की बीवी कहना और मां कहना दोनों का अर्थ एक है, लेकिन भाव अलग है। समझ में आ गई? तो एक उल्टा जवाब और एक सीधा जवाब। मां सीधी कह रहे तो बात अलग है, पापा की बीवी है यार, ये अच्छा नहीं लगता, बात तो वही हुई। तो इसी के साथ मैंने ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस को क्लियर किया हुआ है। देखिए, ये था, आपने क्या देखा, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है और व्युत्क्रम परासरण क्या होता है। जो आपने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है उससे संबंधित आपको प्रश्न बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कुछ कहा और मिलते रहेंगे, बहुत आगे मुलाकात होंगी। तो जहां आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग कहां करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक तो होता है जल का शुद्धिकरण में, आरओ की वजह से तो हम पानी शुद्ध कर पा रहे हैं, आजकल मॉडर्न डे है, तो इसीलिए जल के शुद्धिकरण में कह सकते हैं। नंबर 2, मैंने अभी बोला समुद्र के पानी में से पीने का पानी निकालना, तो वो कैसा होता, खारी है, जिसको कह सकते हैं लवड़ी है, इसको बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, अर्थात कह सकते हैं समुद्री पानी का, समुद्री जल का विलवड़ीकरण करने में, क्योंकि लवड़ को अलग कर देना, पानी अलग कर देना,
तो लवण को तो क्या हो जाएगा, विलवणीकरण। तीसरा मैं सुना दूं, जो आपने 11th में पढ़ा है, जल में कठोरताएं होती हैं और कठोरता हमारे लिए सही नहीं होती है, न पी सकते हैं और न उनसे कपड़े धो सकते हैं, न नहा सकते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जल की कठोरता को दूर करने में, तो जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका योगदान होता है, क्योंकि कठोरता क्या होती है, विलेय पदार्थ की अशुद्धियां। बस ये तो मैंने कहा। अब आगे आप देखिए, जो पराशर दाब है अर्थात पाई की गणना कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए वान टॉप समीकरण की बात आ रही है। चूंकि पराशर दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती तथा तापमान के भी समानुपाती, ये वाट ऑफ बॉयल का नियम कह सकते हैं, वाट ऑफ चार्ल्स का नियम कह सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं वान टॉप समीकरण जो बनेगा। तो देखो बोलो, सी और टी क्या हुआ, पाई समानुपाती सी टी, पाई समानुपाती सी टी, समानुपाती चिन्ह उठाओगे तो क्या आएगा बोलो, एक एस लगाते हैं तो एस का मतलब लगा दो तो सी एस टी, सी एस टी क्या होता है, सी एस टी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन बॉम्बे, सी एस टी याद कर लो, हो जाएगा। सुना होगा खूब आपने, बहुत सिंपल है। आप ध्यान दे के सबको भूल करके पढ़िए, केमिस्ट्री में किस तरह से आनंद आता है। एस है वो एक आपने नियतांक पढ़ा है आर, जो एस, यहाँ एस वैसे क्या है ये तो मैंने याद करने के लिए बोला था। एस का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता, और इस विलेयता का मान है वो आर के जैसा ही है, इसीलिए हम एस को उठा दें, आर लगा दो तो क्या हो जाएगा बोलो, सीआरटी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी नगर टर्मिनल और कल सर्ट याद कर लो, हो गई सर्ट। और आप देखिए समीकरण में से समीकरण, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R फॉर वही गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको यहां याद रखनी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, ये याद रखना है। यहां C सांद्रता, आयतन का व्युत्क्रमानुपात, ये तो सब आपसे चीज आती है, मुझे भरोसा है, विश्वास है। तो बोलो V रखेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन V RT, V को इधर लाओ, पाई V इक्वल टू RT, समीकरण नंबर ये 2 कर दो और ये 3 कर दो। और इसमें देखिए यहां मोल की संख्या नहीं है, आपने पढ़ा है जहां PV इक्वल टू NRT पढ़ा है ना आदर्श गैस समीकरण, उससे देखो तुलना करो तो इसका मतलब n नहीं है। n क्यों नहीं है, n मोल संख्या होती है और मोल का मान अगर 1 हो जाए तो ये होता है, इसका मतलब हम 1 नहीं रखना चाहते। तो अगर 1 मोल के लिए नहीं रखें, n मोल के लिए सूत्र क्या बन जाएगा बोलो, वही NRT बन गया ना। तुलना करो, ये कौन सा है समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, और इसमें P की जगह दाब की जगह कौन सा दाब लिया है, परासरण दाब लिया है। इसलिए इस समीकरण का जो नाम है वो है, चूंकि ये वान टॉप की मेहरबानी से बना है और आदर्श गैस समीकरण वो अलग था, ये वान टॉप ने उसके आधार पर ही समीकरण बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं वान टॉप समीकरण। ये वान टॉप समीकरण है। आगे देखिए एक कैलकुलेशन और रहती है, चूंकि आपको पता है हर बार हर अणु संख्य गुणधर्म में हम किसी विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना जरूर करते हैं, उसका सूत्र हमें जरूर आना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है बोलो, W बटे m होता है कि नहीं, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ कौन है यहाँ, विलेय है, तो हम यहां ये रखेंगे तो पाई इक्वल टू क्या आएगा, W बटे m और RT, ठीक है, पाई इक्वल टू W बटे m RT अपॉन V। एक बात ध्यान रखना यहाँ, V अगर आप ml में लेते हैं तो 1000 का गुणा करना पड़ता है, मालूम है ना। बस तो ये हमें क्या ज्ञात करना होता है, ध्यान दो वही। अच्छा एक बात और ध्यान, विलेय की बात कर रहे हैं तो आप चाहेंगे तो क्या m भी कह सकते हो, इसको W भी कह सकते हैं, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और परासरण दाब की सहायता से हम किसी विलेय पदार्थ का अणुभार इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। सो RT बटे
VmL में आयतन लिया जाए। तो समीकरण नंबर 5, एक अणुभार ज्ञात करने का और एक मुख्य समीकरण। आप यही याद रखिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इन्हीं पर बेस्ड होती है। तो ये रहा एक, ये संबंध भी देख सकते हैं कि जहां जो पाई और अणुभार में क्या संबंध है बोलो, पाई और विलेय पदार्थ का अणुभार, अर्थात कह सकते हैं कि परासरण दाब विलेय पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद मिलते हैं फिर, इसी के साथ आप देख चुके हैं परासरण दाब क्या होता है, और इसी के साथ विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं वो 4 आपको करा दिए हैं। ये कंप्लीट है, इन चारों गुणधर्मों में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। आप जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।